हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आपका एग्जाम टाइम भी आने वाला है, कुछ दिनों में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके लिए मैं एक रिवीजन सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो हमारा है काउंटिंग इक्वेशन। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, समझ नहीं आता है कि कौन सी चीज़ को हम राइट में लेके कौन सी चीज़ को हम लेफ्ट में लेके। तो इन प्रॉब्लमों को आज मैं दूर करने के लिए आया हूँ आपको। और जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी आज हम डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक आज हम बिगिनिंग टू एंड सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या इसके अंदर प्रॉब्लम से क्या क्या नहीं है, देख लेंगे सिंपल वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके अकाउंटिंग क्वेश्चंस। तो जैसे आप देखते हो, अभी 10th क्लास में अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ते हो। अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होता है, आप देखते हो कि वहां पे लिखा होता है सिंपल इक्वेशन कि 2x + 3y = 5। हमें नजर आता है कि लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आप बहुत इजीली समझ जाते हो कि इस इक्वेशन में क्या होता है, और आप समझ रहे हो कि 2x + 3y का जो वैल्यू है 5 के बराबर है। बट यहाँ पे हम अकाउंटिंग टर्म्स में समझते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कैसे करेंगे इसको। तो बस ये कुछ नहीं है, जस्ट इसी इक्वेशन का एक रिप्रेजेंटेशन है जहां पे अकाउंटिंग्स के टर्म लिखे हुए। तो चलिए समझते हैं कि क्या टर्म्स होता है, कैसे लिखा जाता है। तो जैसे आप जानते हो, हमारे पास 3 आइटम्स होते हैं, 3 चीजें होता है। एक एसेट is equal to capital plus liability। आप देख रहे हो कि ये जो अकाउंटिंग क्वेश्चन टर्म है वो अकाउंट्स के टर्म्स में है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जहां पे आपको ये टर्म्स समझाना ये चाह रहा है कि जो एसेट इक्वल होगा वो ऑलवेज कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होगा। यानी इस इक्वेशन को हम सिंपल बोल सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन है, सेम है जो आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है। यदि मैं इस इक्वेशन को डेफिनेशन फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करें और देखें कि ये डेफिनेशन क्या बना हुआ है, तो ये बन जाएगा इस तरह से कि इट इज अ इक्वेशन दैट shows asset equal to liabilities। हमने क्या लिखा है, हमने बहुत सिंपल से फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा इक्वेशन है जहां पे जो हमारा एसेट है वो किसके बराबर है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। अब मुझे बताओ कहां डिफरेंस है। अलजेब्रिक फंक्शन 2x + 3y = 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर है। तो हमें जो भी एग्जांपल्स या जो भी कुछ देखना है वो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमारा जो एसेट हो वो किसके बराबर हो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर। समझ में आया आप लोगों को बात। तो और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा सिस्टम है वो बेस्ड है डबल एंट्री बुक कीपिंग के बिहार पे। तो जो हमेशा होगा वो हमेशा लेफ्ट जो साइड है वो राइट साइड के बराबर ही आएगा। समझ में आया बात। जो भी आप ट्रांजैक्शन देखोगे वो हमेशा उसमें जो एसेट साइड है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर ही आएगा। क्लियर है। एग्जांपल देखिए 2-3 हम, चलिए समझते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 में मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे डबल एंट्री बुक कीपिंग बेस होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने एक गुड्स को परचेज किया, ट्रांजैक्शन लिखा हमने कि परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स इन कैश रुपीस 5000। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसमें हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और कैश में कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है। और आप ऑलरेडी जानते हो कि जो गुड्स है उसको हम स्टॉक के नाम से मेंशन करते हैं, और जो कैश है वो हमारे लिए एसेट है। तो स्टॉक भी एसेट है और हमारे लिए कैश भी क्या है, एसेट है। यदि हम सिंपल वे में लिखे इसको कि मेरे ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, इस केस में मेरा जो स्टॉक है वो बढ़ गया और जो कैश था मेरा घट गया फॉर्म के अंदर। यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि मेरा स्टॉक जो है वो प्लस हो गया और जो मेरा कैश है वो 5000 रुपए से माइनस हो गया। तो एक बात हमेशा माइंड में रखिएगा कि जब भी आप अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो मिनिमम उसका 2 इफेक्ट तो होना ही होना है, 3 भी होगा बताऊंगा मैं, बट मिनिमम डबल इफेक्ट तो इसका होगा ही होगा, ये कंफर्म है।
यदि मैं एक और एग्जांपल लूं तो देखिए एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल में इन कैश रुपीज 2000 हमने गुड्स बेचा है 2000 रुपए का। बोलो इसमें सर डबल इफेक्ट क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका गुड्स जा रहा है, इस केस में गुड्स आपका आ रहा है। तो जब कोई चीज आए तो वो चीज प्लस होता है, जब कोई चीज जाए तो वो चीज माइनस हो जाता है। सिंपल वे रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो यहाँ पे आपके पास क्या जा रहा है? स्टॉक जा रहा है। आ क्या रहा है? कैश आ रहा है। तो अब क्या बोलोगे कि सर स्टॉक माइनस हो गया और जो कैश है वो हमारे पास आ रहा है, तो हम गुड्स को बेच रहे, तो कैश प्लस हो गया। तो स्टॉक माइनस कैश प्लस, ये दूसरे वाले अकाउंटिंग का तरीका है। तो डबल आप देख रहे हो कि हर ट्रांजैक्शन में डबल इफेक्ट कम से कम हो ही रहा है। जब भी आप अकाउंटिंग क्वेश्चन करोगे, कोई सा भी एंट्री को ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करोगे, तो आप ये जरूर ध्यान देना कि उसका डबल इफेक्ट होगा ही होगा, ये कंपलसरी है। समझ में आया आप लोगों को? अभी भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, पता है मुझे कि सर अभी भी कंफ्यूजन नहीं हुआ, अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। दो एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए समझते हैं। अगले एग्जांपल में मैं कैश ट्रांजैक्शंस भी करूंगा, ध्यान से देखना कि अगले ट्रांजैक्शंस में मैं अगला जो ट्रांजैक्शन है हमारा, उसमें मैं ले रहा हूं एग्जांपल सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 5000। अब इसमें कैश नहीं आया, अब इसमें कैश नहीं आया, आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कैश नहीं आया। ये तो क्लियर है। अब हमने गुड्स बेचा है, 5000 रुपए गुड्स बेचा है, तो जिस पर्सन को हमने बेचा है वो पर्सन हमारे लिए क्या बन जाता है? डेटर। जानते हो ना? यदि नहीं जानते हो तो मत बोलना कि ये नहीं पता सर क्या कहते हैं। तो तुम्हें इसमें बेसिक चैप्टर नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा, उसका वीडियो डाल दूंगा, उसको भी देख लेना, ठीक है। तो अभी जो हमने गुड्स बेचा है, जिस पर्सन को हम बेचते हैं उससे पैसा मुझे लेना है, तो हमारा क्या बन जाता है? डेटर। वो पैसा हमें देगा, तो हमारे लिए एसेट्स होता है। ये बेसिक डेफिनेशन बताया गया है। और दूसरा, इस केस में हम हमारा जो स्टॉक है, सोल्ड गुड्स स्टॉक है, वो हो गया कम, फिर से स्टॉक चला गया, तो स्टॉक जाएगा तो क्या करेंगे? उसके लिए हम माइनस यूज करते हैं। और हमें डेटर से पैसा लेना है, तो एसेट क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहाँ पे मेरा ट्रांजैक्शंस क्या इफेक्ट हुआ कि जो हमारा स्टॉक था वो चला गया, तो जाने के लिए क्या यूज करते हैं हम? माइनस, है ना? समझ गया ना? और जो डेटर है उससे मुझे पैसे लेना है या देना है उसको? उससे लेना है, तो डेटर क्या हो जाएगा बताओ? डेटर हो जाएगा प्लस। समझ में आया तुम लोगों को? कि सिंपल बता रहा हूं मैं, इस ट्रांजैक्शन में भी डबल इफेक्ट ही हुआ है। क्या हुआ बताओ जल्दी जल्दी? ये स्टॉक सर, स्टॉक तो जो था स्टॉक चला गया, इसीलिए क्या हो गया? माइनस। और जो डेटर था उससे पैसे लेना है, इसलिए क्या हो गया? वो प्लस हो गया। बात क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी बोल रहे सर समझ नहीं आ रहा, अभी भी प्रॉब्लम है ना? तो चलो समझते हैं क्या एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मैं ले लेता हूं कि रेंट पेड रुपीज 2000। अब इसमें बोलोगे ना तो सर कैश लिखा हुआ है ना क्रेडिट लिखा हुआ है, कैसे करें इसको? तो दैट डिपेंड ऑन कंडीशंस। इसमें पेड वर्ड लिखा हुआ है, और यदि कोई पेड करता है तो वो कैश नहीं होता है, ये तो हम जानते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब कैश तो हमारे यहां से गया, है ना? और दूसरा, इसमें रेंट एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है जो फर्म हर महीने करते रहती है, रेंट पे करते रहती है। तो एक बात ध्यान रखना, यदि कोई भी आपका रेंट या कोई भी खर्चा होता है तो उस केस में कैपिटल में से आप उसको रिड्यूस कर देना। और दूसरा, कैश एक एसेट होता है, तो कैश भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को बात? तो हमने क्या समझा कि मैंने बोला रेंट एक एक्सपेंस है, और यदि फर्म में कोई भी एक्सपेंस हो तो उस केस में आप किसको माइनस करोगे? कैपिटल को। किसको माइनस करोगे? कैपिटल को। और जब भी पेड वर्ड लिखा रहेगा तो वो कैश फॉर्म में ही होता है। किस फॉर्म में होता है? कैश फॉर्म में। तो क्या ट्रीटमेंट होगा? डबल इफेक्ट पता क्या होगा? एक कि आपने कैपिटल को माइनस कर दिया, क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। और दूसरा, आपने कैश को माइनस कर दिया कि कैश आपके यहां से जा रहा है। बात क्लियर हुआ आपको? समझ में आया? एक और एग्जांपल देखें, चलिए देख लेते हैं। बोलो सर कितना एग्जांपल देखेंगे? समझ गए? कोई नहीं बच्चों, एक और समझ लेते हैं ना, और आसान लगेगा आप लोगों को, प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। बोला था ना कि जड़ से उखाड़ दूंगा इस क्वेश्चंस को, चैप्टर को, तो बिल्कुल देखेंगे पूरा। एक और समझ लेते हैं, चलिए। These are rent received
₹5000। तो बोलोगे सर इसमें जो रेंट है वो आया है, गया नहीं है। इसमें रेंट आया है, गया नहीं है, ये तो इनकम हो गया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें रेंट आया है और ये हमारे लिए इनकम है। जब रिसीव वर्ड होगा तो वो कैश फॉर्म में ही होता है, कैश ही आया होगा। और दूसरा इनकम आया है, मतलब मेरे पास पैसे बढ़े हुए, मेरा इनकम बढ़ गया। तो जब खर्चा हुआ तो मैंने क्या माइनस किया था, कैपिटल। और जब इनकम हो गया तो क्या करोगे, कैपिटल में प्लस कर दोगे। दूसरा कैश भी आ रहा है और इनकम भी हो रहा है। क्या स्टेटमेंट होगा बताओ, कैश आया इसीलिए क्या प्लस कर दोगे, कैश। और दूसरा आपका इनकम बढ़ा तो क्या प्लस कर दोगे, कैपिटल। बात समझ में आया? तो कैश प्लस और कैपिटल भी आप प्लस कर दोगे। तो मैं फिर से बता रहा हूं, एक बात जरूर ध्यान रखना, हमेशा जब अकाउंटिंग क्वेश्चन करना तो हर एक ट्रांजैक्शंस का डबल इफेक्ट होगा, और डबल इफेक्ट होगा ही होगा, कंपलसरी है। और एक बात और ध्यान रखना साथ में कि जब हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो उसमें कैपिटल माइनस होता है, और जब कोई इनकम होता है तो उसमें कैपिटल प्लस होता है। बात समझ में आया? एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे सैलरी पेड। अब सैलरी हम पेड करते ₹3000। अब यदि हम सैलरी ₹3000 का पेड कर रहे हैं तो ये भी तुम्हें नजर आ रहा है कि सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। और पेड किस फॉर्म में होता है, कैश फॉर्म में। सैलरी क्या है, एक्सपेंस, और पेड किस फॉर्म में होता है, कैश फॉर्म में। क्लियर है बात यहां तक? अब सैलरी खर्चा, खर्चा में क्या करते हैं बताया ऊपर मैंने, कैपिटल माइनस करते हैं। और पेड कैश में होता है तो कैश क्या कर देंगे बताओ, माइनस कर देंगे। बन गया डबल अकाउंटिंग क्वेश्चन बन गया ना, क्लियर होगा? ठीक है। तो दोस्तों और भी कंफ्यूजन है बहुत सारे, तो अलग अलग टर्म समझेंगे। अभी एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट क्या होता है इसका। क्लियर बात है यहां तक, समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब नेक्स्ट जो हमारे ब्राउज़र में देख लेते हैं फॉर्मेट कैसे बनता है। जब अकाउंटिंग क्वेश्चंस की फॉर्मेट बनाते हो तो सिंपल सा फॉर्मेट होता है। यहाँ पे एक सीरियल नंबर डालते हैं, ट्रांजैक्शंस कौन कौन सा है, ठीक है। दूसरा कॉलम इसका बनता है ट्रांजैक्शंस का, और तीसरा जो बनता है आपका वो होता है आपका एसेट। जो हमारा इक्वेशन होता है, बेसिक इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, है ना। तो बताओ क्या क्या होगा इसमें। पहला क्या होगा कॉलम, सीरियल नंबर। दूसरा क्या होगा बताओ, ट्रांजैक्शंस। तीसरा क्या हो गया बताओ, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी समझ लेते हैं। चलिए पहला ट्रांजैक्शन लेते हैं, इसमें क्या हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹3000। मान लिया हमने कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया 3000 रुपए से। तो आपको ऑलरेडी बताया कि जो फर्म होता है और जो बिजनेस होता है वो अलग अलग होता है, दोनों का रिलेशन अलग अलग है। तो आपने फर्म को कैश दिया 3000 रुपए स्टार्ट करने के लिए, तो फर्म के पास क्या आ गया, कैश आ गया। कितना आ गया, 3000 रुपए। और कैश क्या होता है, एसेट। यहाँ पे बताएंगे कैश का कॉलम, और कैश में कितना ऐड कर देंगे, 3000 रुपए। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, आप जो पैसा बिजनेस में लगाते हो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। कैपिटल में कितना ऐड कर देंगे, 3000 रुपए। ठीक है, लायबिलिटी हमारा अभी भी कुछ नहीं है। बस में आ गया पहली बार तो बैलेंस शीट लेना है पहले बार। अब दूसरा पॉइंट, मान लीजिए हमने परचेज किया गुड्स इन कैश ₹500। परचेज किया गुड्स ₹500। अगर इस ट्रांजैक्शन में देखोगे आप तो आपके पास गुड्स जो है, जो स्टॉक है वो आ रहा है, और जो कैश है वो आपके पास से जा रहा है। ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हम। तो यहाँ पे स्टॉक होता है हमारा एक एसेट। तो यहाँ पे स्टॉक एक अलग एसेट है, इसलिए इसका क्या बनेगा, एक अलग कॉलम बना देना। और यहाँ पे आप स्टॉक के सामने लिख देना 500 का स्टॉक मेरे पास आ रहा है, और मेरे पास से 500 का जो कैश है वो जा रहा है।
क्लियर हुआ? अब यहां पे जो हमारा कैपिटल है वो 0, जो लायबिलिटी है वो भी 0, कुछ असर उस पर नहीं हुआ। क्लियर है बात? अब इसको आप ऐड कर देना, तो इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। 3000 में से 500 का कितना बचा? 2500। ये प्लस 500 हमारा स्टॉक आया था, प्लस 3000 रुपए का कैपिटल है हमारे पास और 0 रुपए का लायबिलिटी है। तो ये इक्वेशन बनके हमारा तैयार हो गया। अब जो भी हम करेंगे उसमें से एक ट्रांजैक्शन आएगा, यदि हम एक और ट्रांजैक्शन ले और लिखें उसको तीसरा कि सोल्ड गुड्स इन कैश ₹200। इस सिनेरियो में हमारे पास कैश जा रहा है, सॉरी कैश आ रहा है और स्टॉक जा रहा है। तो कैश आया, कितना कैश आया? 200 रुपए का, और हमारे पास से क्या चला गया? गुड्स चला गया कितने का? 200 रुपए का। अब इस पे ना तो कैपिटल पे कोई असर हुआ है और ना ही लायबिलिटी पे कोई असर हुआ है। तो फिर ऐड ऑन कर लो, आपके पास न्यू इक्वेशन आ जाएगा और आपका जो न्यू इक्वेशन होगा वो जाएगा 2500 प्लस 200 2700 रुपए, 500 में से 200 गया 300 रुपए, और जो आपका कैपिटल है वो 3000 और ये आपका 0। अभी देखो कि आपका जो एसेट है वो आपका दोनों के बराबर आ रहा है। बात समझ में आया आप लोगों को? अब इसी इक्वेशन में एक और हम देख लें, जैसे रेंट पेड 100 रुपीज, फोर्थ रेंट पेड ₹100। इस केस में ये खर्चा है, आपको नजर आ रहा है। तो इस खर्चा जो है उसमें क्या करोगे आप? बताया था मैंने, कैश जा रहा है, पेड मतलब कैश जा रहा है, कैश कर दो यहां से माइनस, और दूसरा आपका बताया था खर्चे के केस में आप कैपिटल को माइनस करोगे। दूसरा क्या करोगे? यहां से आप कैपिटल को माइनस करोगे। स्टॉक को कोई असर नहीं हो रहा, स्टॉक नहीं आया यहाँ पे और ना ही कोई आपका लायबिलिटी आया यहाँ पे। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे? 2700 में से 100 गया, कितना बचा बताओ? 2600 प्लस कितना गया? 300 माइनस कर दो 2900 प्लस 0। ये क्या आ गया आपका न्यू इक्वेशन। अब आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है? फर्स्ट टाइम मैंने 2 ट्रांजैक्शंस लिए थे, उसके बाद 1 बाय 1 हम करते हुए जा रहे हैं। क्लियर है बात यहां तक? तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे 2600 प्लस 300 और यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे बराबर 2900 प्लस 0 आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि हमारा कैपिटल 0। समझ में आ रहा है? यदि एक दो मैं डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस ले लूं उसे कॉन्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ले लेता हूं कि मैं ले लेता हूं इसी एग्जांपल को कंप्लीट करने के लिए फेज 1 अक्रूड इनकम। अब अक्रूड इनकम क्या होता है जानते हो आप लोग? हाँ जानते हो, जैसे कि ऐसा इनकम जो हमने अर्न कर लिया है बट मिला नहीं है, मतलब मिलने वाला है, मतलब कि हमें अभी रिसीव हुआ नहीं है बट हमने अर्न कर लिया है। अब अक्रूड इनकम केस में हमारे पास क्या होता है? एक कॉलम बनता है, एसेट रिप्रेजेंट कर देता है। ये इनकम तो है हमारे लिए, सिंपल सी बात है, और दूसरा ये फ्यूचर में मिलने वाला तो हमारे लिए एसेट है। सबसे पहले क्या करो? अक्रूड इनकम का एक कॉलम बनाओ, क्योंकि हमें मिलने वाला हमारा इनकम है। एक कॉलम बनाओ, यहाँ पे फिर से ऐड ऑन करो अक्रूड इनकम, और दूसरा देखिए आपका अक्रूड इनकम कॉलम बन गया यहाँ पे, और हम आगे क्या करेंगे? एक कॉलम बन गया और दूसरा मेरे लिए इनकम है। इनकम कोई सा भी कैपिटल में ऐड होता है, आप ऑलरेडी जानते हो। तो हम क्या करेंगे इसमें कि अलग से मान लीजिए 500 रुपए है, तो यहाँ पर अक्रूड इनकम में अलग से एसेट साइड में 500 रुपए हम ऐड कर देंगे और इक्वल लिखेंगे, और कैपिटल में 500 रुपए हम ऐड कर देंगे और लायबिलिटी में 0 इफेक्ट होगा। तो इस तरह से आपका 2600 हो जाएगा। आपके पास जो कैश बचा हुआ 2600 प्लस जो स्टॉक बचा हुआ आपके पास वो 300 प्लस जो अक्रूड इनकम आपके पास है जो आपको मिलने वाला है, मिलानी है 2500 500, ये 3400 रुपए हो गया आपका, और आपका ये इनकम 0 हो गया। समझ में आया आप लोगों को? और भी डिफिकल्ट टर्म्स है ना सर? बोलो ना, और भी अब एक ही भी समझोगे नहीं। इसके लिए नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा आपको, इसमें सारे जो डिफिकल्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इक्वेशंस के वो हम समझेंगे कि क्या क्या इसके अंदर और भी डिफिकल्ट टर्म्स है, जैसे डेप्रिसिएशंस है, ठीक है? आप डेप्रिसिएशंस की बात करते हो, फिर आप बात करते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो बहुत सारे डिफिकल्ट टर्म्स बचे हुए हैं, और यदि एक वीडियो में सारा डाल दूं बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे क्या पढ़ा रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा है।
तो पहले इसको देखो, बार बार देखो, समझो, स्टॉप करके पॉज करके देख लो इसको, समझो, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ऐसे कंटिन्यू करके, जिसमें हम जो डिफिकल्ट टर्म्स है उसको देख लेंगे। है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, पेपर आने वाला है, मौज मस्ती कम करना, ठीक है। चलिए बाय, नेक्स्ट हम क्लास में मिलते हैं, इसी आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। चलिए बाय।